सो हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसको आगे लेके चलेंगे एंड उसके बाद हम जितने भी हैं उसको यूज़ करके एज लास्ट में एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है। जो क्वेरी आ जाएगा जिसमें हमारा स्टेप आएगा, ठीक है। हम इन पांचों चीज़ों का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाएंगे यहाँ, ठीक है। अ, जो फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। सपोर्ट, जिससे मेरे को सपोर्ट मिलता रहे, मैं आगे ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूँ, ठीक है, सीखने के लिए। और जो कर रहे हैं अभी बीच में है, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है, वो आगे उनको सीखने के लिए, ठीक है, इसलिए। और एक ही मतलब इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जिनको आता है उनके लिए तो बढ़िया ही है, बट मे भी शायद हो सकता है कि कुछ एग्जांपल उनको मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो में तो हमको थोड़ा शॉर्टकट पता लगे कि हाँ नहीं इसमें ये चीज़ें भी यूज़ हो सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेलिस्ट में मैं कुछ ऐसे प्लगइन्स यूज़ करूँ जो आपने यूज़ किया ना हो, या फिर आप करते हो तो प्रॉब्लम आती हो, ठीक है। उस टाइम पे आपको आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे W3 स्कूल, ठीक है। W3 स्कूल में हम यहाँ पे HTML वाला ओपन करेंगे, ठीक है। और मे भी आप सभी जितने भी हैं वो सभी के सभी यहाँ पे W3 स्कूल ओपन कर लें यहाँ पे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे HTML के हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी HTML के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा HTML का कि आपको कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। वो सभी सीखने पड़ेंगे। और उसके बाद ये आप एक मतलब वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि पूरी फुल वेबसाइट में हर एक जगह पे एलिमेंट यूज़ होता है और उस एक एलिमेंट का काम अपना अपना होता है, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर यूज़ करना है, ठीक है। और CSS का मैं आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे HTML का बता दूंगा। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल में भी ऑलरेडी मतलब यहाँ पे जो इनका ट्यूटोरियल है HTML का ट्यूटोरियल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा बेसिक कोड जो है HTML का ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जिससे हमारा डिफाइन होता है कि HTML है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन आ जाती है जहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि HTML क्या है। तो HTML जो है हमारा एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम HTML टैग्स यूज़ करके एक फुली मतलब वेब पेज बना देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि HTML जो है वो हमारा एक स्केलेटन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, हमारी बोन्स होती है वो स्केलेटन होती हैं। इसी तरीके से एक वेब पेज के लिए जो HTML है वो स्केलेटन होता है, ठीक है, उसकी बोन होती है, ठीक है, वेब पेज की। CSS जो होता है वो उसको UI देने के काम आता है। जैसे हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का शेप अलग अलग है, ठीक है। लड़कियों को अलग होता है, लड़कों को अलग होता है, ठीक है। उस केस में आप देख सकते हो कि शेप जो है वो शेप की वजह से तो वो UI काम आ जाता है हमारे CSS में, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे प्रोग्रामिंग फंक्शन को काम करवाती है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वहाँ से हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे हम मान लो कि ह्यूमन बॉडी जो है फिंगर अप डाउन कर रहे हैं या फिर हेड अप डाउन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो वो सिमिलर टू वैसे ही हमारे जो वेबसाइट में जो फंक्शंस होते हैं उनको वर्क करवाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया बटन पे, एज ए एंकर टेक्स्ट से भी वो काम हो जाता है, ठीक है। बट मान लो कि एक फंक्शन लगाया है, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट व्यू करवाना है, ये टेक्स्ट अभी नहीं है बट मेरे को इस बटन पे क्लिक करवा के ये टेक्स्ट लेके आ रहा है, तो हम क्लिक करेंगे उस बटन पे तो ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा फंक्शन जो है वो डॉम की वजह से जो होगा वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चलता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा सेम यहाँ से होता है, जहाँ पे हमारा डॉक टाइप चलता है, ठीक है। HTML आता है, हेड आता है, ठीक है, बॉडी आती है, ठीक है। और इसके टैग्स जो होते हैं वो कई कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और एंड पे होते हैं, क्लोज भी करना पड़ता है। कुछ टैग सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है। दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक सेल्फ क्लोज होता है और एक को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो HTML है, तो HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो HTML को क्लोज भी किया है, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे हेड है तो हेड को क्लोज किया, बट कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं, टैग्स होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट नहीं सॉरी टैग्स, टैग्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट
करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मेनली आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सभी के सभी चीज़ें पता लग जाएगी कौन कौन से टैग्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा, यहाँ पे आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जाओगे। एज अ मतलब आप अपने एडिटर में नहीं करना चाहते, यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे पेज पेज टाइटल 01 यहाँ पे मैंने किया, इसको रन किया क्लिक, यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा इसका, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, वहाँ पे हेड में दिखेगा, ये हेड की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रन किया तो यहाँ पे न्यू आ गया, फिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ दिखेगी जो आपकी बॉडी में है, ठीक है। और हेड वाली चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्यों है, ठीक है। उससे पहले मैं स्टार्टिंग में मतलब जो अपना कोड है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ नहीं, एडिटर पे लेके चलता हूँ मैं, एडिटर पे दिखाता हूँ मैं जो भी है। 1 मिनट में इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो न्यू है, जो न्यू पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी जर्नी में, जर्नी जो है अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वेबसाइट में डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, उनके लिए तो मैं उनको बता देता हूँ कि नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ करें, ठीक है। नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ करें, ठीक है। इसमें भी आपको बता दूंगा नोट पैड प्लस प्लस का क्या करना है। जब आप नोट पैड प्लस प्लस का करोगे, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करना है, इसको सेव करना है, सेव एज, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दोगे सबसे पहले, आप कोई भी फाइल का नाम बनाते हो, सबसे फर्स्ट फाइल का नाम बनाते हो तो वो आप इंडेक्स, इंडेक्स डॉट, लास्ट में डॉट करने के बाद यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन होता है, यहाँ से पता लगता है कि फाइल कौन सी है, ठीक है। हमारी फाइल एक्सटेंशन से पता लगता है, यहाँ पे एक्सटेंशन की वजह से उस फाइल को डिसाइड किया जाता है कि वो फाइल HTML है, CSS है, या फिर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे HTML, ठीक है। आप सेव करोगे और जस्ट कंटिन्यू, जैसे सेव करोगे तो आपको एक फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिटर पे यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। सेव करोगे तो यहाँ पे आपका जो टैग है, यहाँ पे फाइल जो है वो हो जाएगी। एज अ डमी मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे हमारा जो फाइल है उसका नाम चेंज हो जाएगा, इंडेक्स डॉट HTML आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्सटेंशन है, इसी एक्सटेंशन में हम एस्टिमल लिखेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा एस्टिमल है यहाँ पे एक्सटेंशन में हम इसी में काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है डॉक टाइप, डॉक टाइप आता है, सॉरी, डॉक टाइप HTML, ठीक है। सबसे पहले ये टैग आता है, मैं इस टैग के बारे में आपको डिफाइन कर देता हूँ। डॉक टाइप जो है हमारा डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का है वो डिफाइन करता है। यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा HTML है। तो हमारे जो अभी प्रीवियस कुछ साल पहले जब HTML5 नहीं आया था तो उस टाइम पे HTML4 था, ठीक है। तो उस टाइम पे डॉक टाइप अलग यूज़ होता था, मतलब होता था, डॉक टाइप यूज़ होता था, बट डॉक टाइप उसका अलग होता था। बट जब HTML5 आया तो उसका जो उसने क्या किया, कुछ उसमें चेंजेस किए, कुछ टैग शॉर्ट कर दिए उसने, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए कि आप कस्टम टैग ले सकते थे, ठीक है। और कुछ ले सकते, कस्टम टैग का मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम पे कि कस्टम टैग क्या है, वो कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। और वो कौन से प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है, वो सब आगे मैं डिफाइन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कि डॉक टाइप जो है आ रहा है, HTML आ रहा है, ठीक है। ये जो डॉक टाइप है, ये डॉक टाइप बताता है कि HTML वर्जन आपका कौन सा है, 5 का है या 4 का है। आप कौन से टाइप का कोड यहाँ पे लिखते हो, HTML 5 का या 4 का, ठीक है। ये बताता है ब्राउज़र को। जब भी आप इसको फाइल को रन करोगे तो ये जो चीज़ है ब्राउज़र समझ जाएगा कि आप HTML5 का जो वेरिएंट है वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि HTML4, ठीक है, HTML4 डॉक टाइप, डॉक टाइप कोड, ठीक है। HTML4 सॉरी 4 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। HTML4 डॉक टाइप, और HTML4 डॉक टाइप, ठीक है। ये रहा डॉक टाइप, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये है। अब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है ये दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जब हमारा HTML5
जब हमारा मतलब ये HTML5 तो बाद में आया, ठीक है, उससे पहले हमारा HTML4 था, ठीक है। तो HTML4 में हम ऐसे लिखते थे डॉक टाइप, तो यहाँ पे जो मेंशन किया है, इससे क्या होगा कि ये जो टैग है ये HTML4 के लिए यूज़ होता था, यहाँ पे HTML4 का तो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फिर क्या हुआ, जब HTML5 जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया डॉक टाइप। उन्होंने सिंपल सा ऐसा शॉर्ट में डॉक टाइप ऐसा कर दिया कि डॉक टाइप ऐसे कर दिया, ठीक है, डॉक टाइप ऐसा बना, ठीक है। तो वैसे ही सेम मे भी शायद हो सकता है यहाँ पे कैपिटल लेटर में डी आ रहा हो, ठीक है, डॉक टाइप में, तो वो भी एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है, डॉक टाइप हाँ कैपिटल लेटर में सेम ये चीज़, ठीक है। मैंने स्मॉल में लिख दिया बट वो कैपिटल में है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, कैपिटल में है। डॉक टाइप आपका कैपिटल में आएगा और रेस्ट में यहाँ पे स्मॉल में आएगा, तो आपका ये डॉक टाइप 5 का बताएगा। और आपका डॉक टाइप आप ऐसे लेते हो, रेस्टिमल लेते हो, और उसके आगे पब्लिक करके W3C है, ठीक है। ये यहाँ पे एस्टिमल 4.1 का बता रहा है ये, ठीक है, और उनका जो लिंक है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये डॉक टाइप 4 का कोड है, ठीक है। तो डॉक टाइप 4 का कोड है ये, जो डॉक्यूमेंट टाइप है, और ये 5 का है जो डॉक्यूमेंट टाइप है। बट आजकल तो जो यूज़ हो रहा है वो सारा का सारा मतलब HTML5 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो HTML5 ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हमारा आता है HTML, ठीक है। HTML आता है, इसका टैग स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, ठीक है। तो मैंने आप जैसे पहले कहा था कि कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, और बाकी के टैग जो ऐसे हैं वो सारे के सारे उनके सेल्फ क्लोज नहीं होते हुए उनके क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो वो यूज़ होता है, ठीक है, एज अ मतलब जब आप HTML में कोड कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमारा जो HTML स्टार्ट हो रहा है उसको एंड भी करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो इसको ब्राउज़र को तो बता दिया कि हमारा ये डॉट टाइप 5 मतलब वर्जन जो हमारा HTML है उसको वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है। बट हमने जो HTML कोड लिखना है, अब वो कोड जो लिखना है हमने HTML के अंदर लिखना है, ठीक है। जो हमारा जितना भी कोड आएगा वो HTML के अंदर आएगा, तो ठीक है। ये टैग हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एंड हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्लस माइनस का बटन भी आ रहा है, जिससे पता लग रहा है यहाँ पे कि आपको कि ये जो है वो टैग कम्प्लीटली ये है, इस टैग के अंदर ही आएंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे हेड, हेड, और इसका भी हेड का भी जो होता है वो एक क्लोजिंग टैग होता है, मतलब अपना इसका भी क्लोज होता है, हेड जो होता है इसमें क्लोज टैग लगाना है। और एक आता है बॉडी, बॉडी, ठीक है। बॉडी का भी सेम टू सेम स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है, ठीक है। अब क्या है, हमारा एस्टिमल तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एस्टिमल हमने स्टार्ट कर दिया। बट एस्टिमल में हमारे अभी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, और बाकी की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब जैसे अभी हमारे फिंगर्स हो गए, ठीक है, हैंड हो गया, ठीक है, लेग्स हो गए, तो वो चीज़ें आती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है वो तो अलग ही है, वो तो बॉडी में आता है, ऐसा मतलब ह्यूमन बॉडी में दिखता है कि, बट वो अंदर होता है, आपको ऐसे सामने दिखता नहीं है। आप टच कर सकते हो किसको, फिंगर्स को टच कर सकते हो, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो, बट ब्रेन को टच नहीं कर सकते ना, ठीक है। वही सेम ये समझ लो कि ये जो हेड है वो एस्टिमल का ब्रेन है, और जो बॉडी है उसका बाकी का बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमल एस्टिमल लिखा जाता है, ठीक है। अब हेड में क्या है, हेड में हम वही चीज़ मेंशन करते हैं जो हम लिंक करने वाले हैं, जैसे कि हमारा कुछ जैसे हमने बताना है हमारे डिवाइस रिस्पॉन्सिव वाले टाइम पे, तो हम मेटा टैग लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करेंगे मेटा टैग का, और वहाँ पे हम उसको बताएंगे। तो वो हमारे जो चीज़ें होती हैं वो हेड में रहती हैं, जो मतलब ब्रेन में जो चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल करने वाली चीज़ होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी ब्रेन करता है, ठीक है। वैसे वो जो चीज़ें होंगी जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, एज एग्जाम्पल मेरे को इस टाइम पे एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। कंट्रोल जो करता है वैसे सेम हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, जो इसका मतलब ये है हेड है, ब्रेन है, और वो अपने हेड से उस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। और बाकी की जो बॉडी है हमारी बॉडी में आ जाता है, बाकी की जो जितने भी हमारी बॉडी में आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैंने बताया बिकॉज ऑफ ये आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे मैंने किया नोट नेट प्लस प्लस में, ठीक है। जो भी सीखने वाले हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बेनिफिट उनके लिए है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, और जो आगे निकल चुके हैं उनके लिए भी अगर वो ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट प्लस प्लस का रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप
हर एक चीज़ जो है वो परफेक्टली तरीके से लिखोगे, ठीक है, उसको अलाइनमेंट करोगे, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। आप खुद सेल्फ एक बॉडी टैग लोगे, और बॉडी टैग जैसे यहाँ पे टैग आ रहा है, कोई भी टैग लिया, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोज है वो या फिर सेल्फ क्लोज नहीं है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, आप खुद उसको करोगे, और जब एरर सामने आएंगे आप उसको ट्राई करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, उस चीज़ को समझोगे। जब एरर आएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका कि यहाँ पे जो एरर आ रहे होंगे जिस टाइम पे, ठीक है, आप समझोगे कि एरर क्यों आ रहे हैं वो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्लोज किया। ये एक छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट है जिसको रिजॉल्व करने के लिए नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ करो, ठीक है, तभी मतलब आपके रिजॉल्व होंगे। अदरवाइज आप अदर कोई लेते हो तो वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होने वाली इन फ्यूचर। आप उसका एडिटर का यूज़ करके, सेकंड एडिटर जो सजेस्ट करता है, ठीक है, उसका एडिटर को यूज़ करके अगर आप काम करते हो यहाँ पे, और इन फ्यूचर आपसे बाई मिस्टेक एचटीएमएल में बेसिक सी चीज़ है वो मिसप्लेस हो जाए और वहाँ पे एरर आ रहा हो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम पे कि इसको सॉल्व कहाँ से करना है, कैसे करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक सा एरर होगा, छोटा सा एरर होगा, पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। कोडिंग लाइन में ऐसा ही होता है कि आपके छोटे छोटे सिंटेक्स एरर होते हैं, और उसी एरर की वजह से जो है काफ़ी बड़े इश्यूज आते हैं, ठीक है, फंक्शन भी नहीं करते कई बार काम। एक छोटा सा सिंटेक्स एक कोमा की वजह से भी, कोमा की वजह से, एक सेमीकोलन की वजह से, ठीक है, ब्रैकेट की वजह से ठीक से क्लोज हुआ या नहीं हुआ, तो वो बग क्रिएट कर देगा, फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। आगे उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बाद में आप भी तो आप ऐसे नॉर्मली सेल्फ सीख रहे हो अपने को, ठीक है, आप कंपनी बेस पे जाओगे, कंपनी में काम कर रहे हो, फिर आपको सीनियर को बताना पड़ेगा, और सीनियर जब देखेगा उस टाइम पे वो देखेगा और आपको जज करेगा, वो बोलेगा कि हमने जब हायर किया था तो उस टाइम पे तो स्किल्स ये थी, सब कुछ ये था, तो अभी ये क्या प्रॉब्लम है कि बेसिक सा जो एरर है वो ही नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले तो नोट पैड प्लस प्लस का ही यूज़ करो, ठीक है, जब तक आप एक मतलब जब तक आप फुली मतलब कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि आप सभी टैग्स ठीक ढंग से राइट करना सीख गए हो, ठीक है, सभी मतलब जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, ठीक है, राइट करना सीख गए हो, तब तक आप वही यूज़ नोट पैड प्लस प्लस ही यूज़ करो। देन आप एक या दो वेबसाइट जो है एक या दो वेबसाइट जो है फुली इसमें बनाओ, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, फुली इसमें, और इसी पे काम करना, इसी पे काम करो, ठीक है, जिससे आपका जो होगा हैंड बन जाएगा पूरा एक फुल वेबसाइट बनाने हो। उसके बाद आप जो है अपना एडिटर जो है शिफ्ट करो नोट पैड प्लस प्लस से, जो भी आप यूज़ करते हो, सबलाइन यूज़ कर रहे हो या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी एडिटर है, हमारे पास बहुत सारे एडिटर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, कस्टमर एडिटर लिस्ट, ठीक है, बहुत सारे एडिटर हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपका सबलाइन भी आ रहा है। नोट पैड तो बहुत पुराना है, नोट पैड का यूज़ मत करो, नोट पैड प्लस है, ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस है, ठीक है, उसका यूज़ करो, ठीक है, नोट पैड का यूज़ मत करो, ठीक है। और ये भी आ गया कि सी के एडिटर आ गया, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी था मेरे वाले टाइम पे, ब्रैकेट भी था तो मैंने ब्रैकेट भी यूज़ किया था, ठीक है, सबलाइन भी मैंने यूज़ किया था, मैं पर मैंने ये छोड़ दिए हैं दोनों के दोनों, इसको मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। बाकी और भी हैं आपके सामने, तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लिस्ट है जो है, और अभी इसमें कुछ और भी हैं लिस्ट जो है, पर यहाँ पे शो नहीं की हुई है, बट ये लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं जो आपको मतलब मिल जाएंगे एज अ मार्केट, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और हर एक को इंस्टॉल मतलब जिसको भी आप डाउनलोड कर रहे हो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इन सेकेंड में आपको बता देता हूँ कि आप नोटपैड को कैसे डाउनलोड करोगे। नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस आ गया, ठीक है, रिफ्रेश रिफ्रेश, शायद ये ब्राउज़र प्रॉब्लम है मेरा, तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर, लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही इशू आया था, यहाँ पे इस ब्राउज़र में आ रहा है, ठीक है। और वो ऐसा कुछ नहीं था, वो ब्राउज़र प्रॉब्लम है, तो ब्राउज़र का बग है वो, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो रहा था, मतलब वेबसाइट दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ब्राउज़र समझ नहीं पा रहा होगा उसको, तो कैसे दिखाना है कैसे दिखाना है, तो उसकी वजह से वो इशू आ रहा था। यहाँ पे ये समझ चुका है तो उसने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहोगे तो
नोटपैड का यूज़, नोटपैड के बारे में बता देगा यहाँ पे आपको सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। डाउनलोड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है लेटेस्ट वर्जन वो आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। मेक श्योर आपको पहले ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो कौन से वेरिएंट में। मेरे भी शायद ये सभी वेरिएंट के लिए है, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने कि 32 बिट के लिए या फिर 64 बिट के लिए, क्योंकि कईयों के पास हो सकता है कि शायद पुराने सिस्टम हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बताया इसने, बट यहाँ पे है। यहाँ पे ओल्ड वर्जन भी है नोट पैड प्लस प्लस के, और न्यू वर्जन भी है यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस के। जो अभी न्यू वर्जन है अभी वो 8.8.1 है, ठीक है। और ठीक है, लेटेस्ट जो आ रहा है अभी, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो। मे भी शायद हो सकता है कि जो कई लोग होंगे जो इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे उनके लिए अलग वेरिएंट आ गया होगा, शायद अलग वर्जन आ चुका होगा, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है उसको और इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मे भी शायद मेरे पास होगा यहाँ पे। हाँ, ये है मेरे पास। डाउनलोड करोगे इसको राइट क्लिक करना है, रन एज मीटर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक छोटा सा पॉपअप आएगा आपके पास, यस या नो बोलेगा वो, ठीक है। आपको यस करना है। यस करने के बाद बस नेक्स्ट 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 करना है और आपका जो इंस्टॉलर है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप है वहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा नोटपैड प्लस प्लस का। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और सेम वही न्यू फाइल ले लेंगे यहाँ से, फाइल, और सेव एज कर लेंगे। यहाँ पे न्यू तो हम यही लेंगे, बट यहाँ पे सेव एज कर लेंगे। बिकॉज ऑफ हमारा पहला जो फाइल होगा ब्लैंक होगा। अगर आपका ब्लैंक नहीं आता है इन केस तो आप न्यू ले लेना, ठीक है। और जो रीडमी वाला भी आता है, जैसे इंस्टॉल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रीडमी वाला आता है, ठीक है। तो उसको हटा के फिर न्यू, यहाँ पे न्यू फाइल लेके सेव एज पे क्लिक कर लेना और डॉक्यूमेंट का नाम दे देना इंडेक्स टू डेसिमल, और बाकी का सेम टू सेम वही है, ठीक है। आप ऐसा यूज़ कर लोगे और यूज़ कर लेना आप, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नोट पैड की बताऊँ और इसमें बताऊँ तो डिफरेंट है, कुछ कुछ डिफरेंट है इसमें। मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने सेव नहीं किया इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने फ़ाइल तो बना दी बट मैंने फ़ाइल सेव नहीं की है, ठीक है। फ़ाइल सेव नहीं की है तो ये मेरी फ़ाइल फिर भी रहेगी नहीं। अब मान लो मैंने न्यू यहाँ पे फ़ाइल लिया, ठीक है, न्यू ले लिया। अब मैंने इसको सेव नहीं किया है, वो फाइल है यहाँ पे कहीं कहीं पे है नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ यहाँ पे और मैं सेव नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। मेरी फाइल नहीं है यहाँ पे, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ये रेड कलर में आ रहा है, इसमें सेव नहीं है। रेड कलर में आ रहा है, सेव नहीं है, ठीक है। जैसे आप सेव कर लोगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है, आइकन जो आ रहा है, ठीक है। इसको मान लो कि मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके इस केस में क्या होगा कि दोबारा से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो डाटा है वो नहीं जा रहा है, मतलब उड़ा नहीं वो डाटा, ठीक है। यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस का एक मतलब ये भी है कि आपका यहाँ पे जो है सिर्फ इसके जो सॉफ्टवेयर है इसके कैशे में आपका जो डेटा है वो सेव है, बट आपके फाइल में सेव नहीं है। इसके कैशे में डेटा सेव है बट फाइल में नहीं है, ठीक है। तो इसके कैशे में रहेगा रहेगा डेटा, ठीक है, वो स्टोर करके रखता ही है, ठीक है। और जैसे आप सेव करोगे तो वो फाइल जिसका जो कैशे में जो डेटा होगा वो सारे का सारा आपके फाइल में डाल देगा वो, जो भी आपने लिखा है, ठीक है। और वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये कर लेना, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करने वाला, ठीक है। और इसको मैं कट कर दूँगा, इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, कॉज ऑफ मेरा थोड़ा हैंड है तो मेरे को ठीक है मेरे लिए, बट आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आप नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ करें। जो स्टार्टर है, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है, ये आए हैं वो भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने सिस्टम में और कोई भी ड्राइव ले लेंगे जहाँ पे हमारा ड्राइव है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोजेक्ट नाम का ये बना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे आप भी कर लो, ठीक है, HTML, ठीक है। या फिर आप जो भी मतलब देना चाहते हो HTML कोर्स या फिर HTML प्रैक्टिस करके नाम जो भी देना चाहते हो आप वो दे सकते हो यहाँ पे नाम। मैंने HTML करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर HTML ट्राई करके दे दूँगा मैं यहाँ पे नाम, ठीक है, फोल्डर का नाम कि मैं HTML यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और जिससे मेरे को बाद में पता लग जाए कि यहाँ पे हाँ HTML है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास फोल्डर है, यहाँ पे इनपुट ही है सब कुछ, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम
क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो जो न्यू है उनके लिए नहीं है रिकमेंड ये, ठीक है। और जिनको विजुअल स्टूडियो कोड जिन्होंने किया है काम वो विजुअल स्टूडियो कोड में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वी एस कोड को देख लेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वी एस कोड को डाउनलोड फॉर अ विंडो, विंडो के लिए डाउनलोड कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस है जो डाउनलोड करने के लिए है, ठीक है। कि आपने डाउनलोड कैसे करना है इसको, और यहाँ पे क्लिक कर लोगे डाउनलोड, और इंस्टॉल कैसे करना है सेम वही प्रोसेस है जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि नोट पैड को कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, बस अपने नेक्स्ट 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 करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बार आपका इंस्टॉल हो जाए, मेरे इसमें इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। एक बार आपका इंस्टॉल हो जाए तो मेक श्योर आप चेक कर लेना जो आपका इन्वायरमेंट है, वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। आपका यहाँ पे पाथ आ रहा है, ठीक है, दोनों ही जगह पे चेक कर लेना, ऊपर नीचे यहाँ पे, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों ही जगह पे, ठीक है। मेरा वाला अभी ये एडिट का हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एडिट का हाईलाइट हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों में ही चेक कर लेना है। यहाँ पे हो रहा है एडिट का हाईलाइट तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखना है आपको कि आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये देखो कि आपका जो वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड का पाथ है वो यहाँ पे आ गया है। इन केस कई बार ऐसा होता है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे हो और उसका पाथ नहीं आता, ठीक है, तो वेरिएबल जो है उसका वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। तो आपको वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली वहीं जाना है जहाँ पे आपका जो फाइल है, जो आपका जहाँ पे आपने जब आपने इंस्टॉल किया था, और वो जो फाइल वहाँ पे जो फोल्डर जो है आपका क्रिएट हुआ था उसी फोल्डर पे जाना है आपने, ठीक है। और जाओगे कैसे, और मैं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि कोई भी है सॉफ्टवेयर ना, ठीक है, मैं मान लो नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ, कि नोट पैड प्लस प्लस में जाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं सीधा ही यहाँ जाऊँगा, ओपन अ फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास फाइल लोकेशन आ गई इसकी, यानी कि जितना भी मेरा सॉफ्टवेयर का जो भी मेरे फाइल्स हैं वो यहाँ पे, ठीक है। जो भी मेरा इंस्टॉल हुआ है सॉफ्टवेयर उसकी फाइल्स जो है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गई, तो ये ऐसे लोकेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। और आपने देखना है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में जो बिन फोल्डर है ना उसको टैग करना है, मेक श्योर उसके अंदर जो है बिन फोल्डर होगा उसको टैग करना। जो आपका ओपन हो जाएगा तो एक बिन फोल्डर होगा, तो बिन फोल्डर को लेना है, ठीक है। आप कॉपी कैसे करोगे ये वाले को, जैसे मैंने यहाँ बताया था सेम ऐसे, ठीक है, मैंने गलत कर दिया। आप जाओगे फाइल लोकेशन में जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और मान लो कि ये विजुअल स्टूडियो कोड का है, यहाँ पे मान लो कि थीम की जगह वो थीम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा पाथ आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है इसे सेम, ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे, और उस पे फिर यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपका ये जो वेरिएबल है यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ओके करना है, ओके करने के बाद फिर से ओके करना है, तो आपका ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब एस्टिमेट ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम के साथ लिंक हो जाएगा। आप कुछ शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपका मतलब एक शॉर्टकट है जिसका यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब मैं इस डायरेक्टली इस फोल्डर पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस फोल्डर में क्या होगा कि मेरे को अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, मेरे को चाहिए कि मैं इसी डायरेक्टरी को डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँ, बाकी मेरे को ओपन ना करना पड़े। एज अ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाऊँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे जाता हूँ, मेरे को न्यू प्रोजेक्ट निकालना है, न्यू ओपन है न्यू फोल्डर, ठीक है। आप ओपन करोगे फिर यहाँ से ओपन करोगे, उस फोल्डर के ऊपर जाओगे, फिर क्लिक करोगे और उसको ओपन करोगे, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, मतलब ये लॉन्ग रूट है, लॉन्ग ये कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें, पर ये लॉन्ग वे है, ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो उस टाइम पे हमारे पास शॉर्टकट यूज़ होता है, तो शॉर्टकट कैसे यूज़ होता है, जैसे हम फोल्डर पे गए, अभी ये मेरा ब्लैंक फोल्डर है, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको पूरा क्लियर कर देना है। कमांड का यूज़ करना है, यहाँ पे CMD का यूज़ करना है, ठीक है। और जो आपका कमांड है वो भी आपके इसमें वेरिएबल में सेट हुआ होता है। जब सिस्टम आप विंडो डाल रहे हो तो विंडो जब इंस्टॉल हो तो उस टाइम पे हो जाता है वेबसाइट, ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होता है सिस्टम में विंडो, ठीक है। या फिर जो भी टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडो पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या शेल यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे होगा, जैसे आपका लिनक्स है तो लिनक्स में आप टर्मिनल यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ये हुआ, अ, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मतलब मेरा फोल्डर जो है ओपन हो चुका है, मतलब फोल्डर का पाथ आ चुका है, यहाँ पे मेरा जो कमांड है, कमांड इसमें है, मेरा फोल्डर का पाथ आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, कोड लिखना है, कोड करके लिख के डॉट लिखना है, ठीक है। ये
बाय डिफ़ॉल्ट एक शॉर्टकट है, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड का जैसे लिखोगे, इसको एंटर करोगे तो आपके पास आपका जो फ़ोल्डर है, जैसे मैंने एस्टिमेट ट्राई नाम का बनाया था, वो आप फ़ोल्डर जो है वो एस्टिमेट ट्राई जो है आपके यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हम जितने भी हैं वो फाइल्स यहाँ पे बनाएंगे, जो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो कई हैं, मेरे को पता है इसमें जो वीडियो देखने कहीं होंगे ऐसे, जो स्टार्टिंग कर रहे होंगे, जो नोट पैड प्लस प्लस का यूज़ नहीं करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। पर उनको फर्स्ट टाइम पे यूज़ करें तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से क्या चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, ये न्यू फाइल का है, ये फोल्डर का है, ठीक है। ये आपको रिफ़्रेश करने का है, जो आपका फोल्डर एक बार रिफ़्रेश करने का है, ठीक है। और ये कोलैप्स करने का है, यानी कि आपको उसको हटाना है, लेके आना है, उसके लिए कोलैप्स करना है, ठीक है। मतलब कोलैप्स करने के लिए मतलब मिनिमाइज़ करना है या फिर क्या करना है उसको, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फोल्डर्स दिखेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च का आ जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, या फिर रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आपके सोर्स कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, इसका यूज़ मैंने आज तक किया नहीं है, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर करूँगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो रनिंग डीबगिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो यहाँ पे आ जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो तो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस है उनके लिए, ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। एक तो आएगा आपके पास गो लाइव, गो लाइव, ठीक है। यहाँ पे गो लाइव का तो आ नहीं रहा है, ठीक है, हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लाइव सर्वर कर देते हैं। ये आ गया लाइव सर्वर का, ठीक है। जो ये लाइव सर्वर का, ये आपके पास दिख रहा होगा आपको, तो आपको इसको क्लिक करना है यहाँ पे साइड में। मेरा इस टाइम पे इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, लाइव सर्वर को, ठीक है। जैसे आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ पे बॉटम में देखोगे, राइट साइड में बॉटम में जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप अभी एस एम एल सी एस एस या जी एस करने वाले हो, तो आप जब कोड करोगे तो डायरेक्टली आप पे क्लिक करोगे तो आपका वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। गो लाइव, ये लाइव सर्वर का यूज़ करने का ये है कि आप यहाँ पे चेंज, जो भी चीज़ें हैं वो चेंज करोगे और सेव करोगे। जैसे आप सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्राउज़र में दिख जाएगा, हमको बार बार पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक्सटेंशन ये हो जाता है। देन एक एक्सटेंशन आप ये रख लो, एच टी एम एल स्पिनिट, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमल स्पिनिट है, ठीक है। ये तो अभी मेरे ख्याल से बंद हो चुका है, बट ये आ रहा है, ये एस्टिमल स्पिनिट है, ठीक है। तो एस्टिमल स्पिनिट का यूज़ कर लो, मतलब इसको कर लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, जे एस सी एस, जे एस एस्टिमल सी एस एस जे एस स्पिनिट, तो सर्च कर लो, इकट्ठा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पिनिट वगैरह कुछ मतलब जो टैग्स जो आपके होंगे उसको सुगेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कर सकते हो। एस्टिमल फॉर्मेटर का यूज़ कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्मेट ठीक ढंग से कर देगा ये, ठीक है। सब कुछ ये हो जाएगा। तो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर्मेट के लिए, ठीक है, स्पिनिट के लिए। स्पिनिट आपको ईजी कर देगा, यहाँ पे आपको कोड लिखने आपको सुगेस्ट कर देगा और कोड ईजी कर देगा लिखने के लिए, ठीक है। और बाकी तो एस्टिमल फॉर्मेटर आ गया, ठीक है। तो आप देख लेना आपके इसमें आएगा, जिसमें ये लाइन बन के आ रहा है, तो मे भी उस चीज़ को ध्यान रखना कि वो जो है इसके अपडेट जो है, वो जो भी कंपनी बना रही है इसको, उसने इसको अपडेट नहीं कर रही है टाइमली, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बता रहा है। बट आप इसको इंस्टॉल, फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आपके इसमें इंस्टॉल करने के बाद आ जाएगा, मेरे इसमें यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो क्लिक कर दूंगा, मैं ट्रस्ट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर दूँगा। फिर से फाइल में जाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मान लो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक। प्रोजेक्ट 01 मैं यहाँ पे मतलब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। फोल्डर बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे जाकर बताऊँगा सोर्स ऑफ कोड। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि 1 डे के लिए, 2nd डे के लिए, 3rd डे के लिए, जैसे रहेगा तो न्यू फाइल बनाते जाएंगे, या फिर प्रीवियस में करना होगा तो प्रीवियस में कर लेंगे, न्यू फाइल में कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने उस केस के लिए मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसमें मैं न्यू फाइल, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल या न्यू फोल्डर ले सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो डायरेक्टली इसको ओपन करना है, उसके बाद न्यू क्रिएट करना है। इसको एरो डाउन होगा तभी इसके नीचे होगा, एरो ऊपर होगा इसके नीचे करोगे तभी हो रहा है। पर ये सिलेक्ट था तो वो हो रहा है, नहीं तो आप बाहर सेलेक्ट करोगे तो ये बाहर आएगा, उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये याद रखना कि ये सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको करें, ठीक है। और एक शॉर्टकट ये है, इसको जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फाइल आ गई, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिया। अब जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था अभी एच टी एम एल वाला। मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉक लिखूँगा, एंटर करूँगा, मेरा डॉक्यूमेंट टाइप पूरा का पूरा फुल जो कोड है वो आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो आपका डॉक्यूमेंट जैसे आपने डॉक टाइप यूज़ किया तो यहाँ पे कोड आ गया, बट आपके यहाँ पे फर्स्ट कोड एक नहीं आया, और वो कौन सा कोड था आपको डिक्लेयर करने के कि डॉक टाइप क्या है, बट यहाँ पे आप डॉक टाइप क्लिक करोगे तो डॉक टाइप भी आ जाएगा, ठीक है। सुगेस्ट कर रहा है सब कुछ, सुगेस्ट करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका टाइटल, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। एस्टिमल में ये तो बात की बात है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये क्या है। वैसे इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू, ठीक है। लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है हमारा, और उसकी वैल्यू जो है हमारी ये है, तो वैल्यूज़ भी कईयों की डिफाइंड होती है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा कि आप कस्टम वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है, और कईयों की वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है, वहाँ पे वो वैल्यू दे के ब्राउज़र समझ जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ये मेटा था, ये मेटा एस वाले टाइम पे काम आता है, ठीक है। ये मेटा एस वाले टाइम पे काम आता है, ठीक है। जब एस हमारा चलता है तो उस टाइम पे वेबसाइट को डायनेमिक वगैरह करना, तो उस टाइम पे काम आता है मेटा करेक्टर सेट, ठीक है। तो ये भी बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब मेटा वाला काम मेटा वाला चलेगा। मान लो कि इन फ्यूचर हम कहीं पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जब उसका फ्रंट एंड बैक एंड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इसको बता दूंगा जब इसका टाइम आएगा, मेटा का टाइम आएगा, तो कैसे सेट करना है इसको, ठीक है। कैसे बैकेंड से सेट करना है, तो वो सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है मेटा, यहाँ पे भी मेटा आ जाएगा, मेटा नेम व्यू पॉइंट, ठीक है। ये जो मेटा है ये यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, इसको लगाना सॉरी, इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इसको लगाओगे तभी आपको जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव के लिए आएगा, नहीं तो रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं आएगा, ठीक है। इसको लगाना ज़रूरी है एक, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूंगा जब हम रिस्पॉन्सिव वाला करेंगे उस टाइम पे एस्टिमेट स्टार्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास टाइटल, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है टाइटल। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा पहले फाइल को, ठीक है। एज ए नॉर्मल मैंने बेसिक कोड सेव किया, और अब देखते हैं हम इसको कि हमारे ब्राउज़र में क्या आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा लाइव सर्वर वाला ओपन था, तो मैंने यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा टाइम लगा, और जैसे गो लाइव के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पे आ गया मेरा, और मेरा पेज ओपन हो गया। अभी आप देख रहे हो तो मेरा पेज तो ब्लैंक है, बिल्कुल वाइट कलर में दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हमने कोड किया है नहीं तो वाइट कलर में दिखेगा, ठीक है। पर आपको मैं टाइटल के बारे में बता देता हूँ, ये टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और आप चेक करोगे कि आपका टाइटल कहाँ आ रहा है, तो यहाँ चेक करो आप, ये ऊपर टॉप में जहाँ पे आपका टैब है, ब्राउजर टैब है, तो वहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका टाइटल वो यहाँ आता है, इस टाइटल की वजह से आपको डॉक्यूमेंट जो मतलब इस टाइटल की वजह से आपको वहाँ पे टैब में टाइटल आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा जैसे प्रोजेक्ट 01, ठीक है, सेव किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है प्रोजेक्ट 01, ठीक है। तो टाइटल कहाँ से आता है ये आपको लग गया है पता, ठीक है, यहाँ से टाइटल आता है, ठीक है। वैसे ही चीज़ें होती हैं जो बाकी की मेटा है, मेटा इसमें आती है, मतलब हेड में आती है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे स्टार्ट करते हैं वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ कि क्या क्या इसमें आता है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो अननेसेसरी चीज़ है उसको मैं हटा दूँगा यहाँ से, जो अभी आपको नहीं बताई है वो मैं हटा दूँगा, बस नॉर्मल से वही चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, और कोड को फॉर्मेट करना ज़रूरी है, कोड एसक्यूएल कोड जो लिखा जाता है उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर में ही आपका जो है कोड होना चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर आप जब कमेंट यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्या है ये, यहाँ पे ठीक है। तो ये आप एक मान लो कि कमेंट करना चाहते हो आप, ठीक है, ये टैग है, आप बताना चाहते हो कि नहीं आपने ये कोड लिखा हुआ है,
ठीक है, ये कोड लिखा है, किस लिए है वो कोड वहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्रोल स्लैश का यूज़ करेंगे तो आपको कमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कैसे लिखना है आपको, स्लैश करके ऐसे करके यूज़ करना है। इसमें कुछ नहीं है आपका, जैसे आपका डॉक टाइप स्टार्ट हो रहा था स्टार्टिंग में, सेम वैसा ही है। उसके बाद डैश डैश है, स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आपका कमेंट है, उसके बाद लास्ट में एक स्पेस है, फिर डैश डैश है, उसको क्लोज किया हुआ है टैग को, ठीक है, एरो टैग से क्लोज किया हुआ है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको लग जाएगा पता है ये कमेंट के लिए। दिस इज अ कमेंट कर देता हूँ, या फिर कमेंट हेयर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, ये बता दिया आपको। उसके बाद ये आता है हेड के बारे में बता दिए कि हेड तो जो होता है वो ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही मतलब वेबसाइट का जो ब्रेन होता है, ठीक है। एचटीएमएल में जो वेबसाइट के लिए मतलब ब्राउज़र के लिए जो बताया जाता है वो एचटीएमएल में वो हेड होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे आते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे टैग्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टैग्स हैं जो बॉडी के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप W3 स्कूल में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हेड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिव के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे टैग्स हैं जाएंगे, आपको वन बाय वन देखना है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट टाइम पे HTML एडिटर, कौन सा एडिटर यूज़ करना है, देखो ये यहाँ पे बता रहा है नोटपैड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो, किसी भी अदर टेक्स्ट एडिटर के लिए। मतलब टेक्स्ट एडिटर है मैक की बात है, मैक का अपना होगा टेक्स्ट एडिटर, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसने यहाँ बताया हुआ है, उसने HTML के बेसिक्स बताए हुए हैं, यहाँ पे बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था डॉक टाइप के बारे में, तो यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता, ये डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट, किस टाइप का डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि डॉक टाइप का क्या यूज़ है, ठीक है। डॉक टाइप से पता लग रहा है कि डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट और टाइप का मतलब टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ से पता लग जाता है कि डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। HTML टैग है तो ये मेंशन करते हैं, यहाँ से HTML स्टार्ट करें, यहाँ पे इसके अंदर ही HTML होता है, ये जो भी हमारा है, ठीक है। और उसके अंदर बॉडी आती है, ठीक है, यहाँ पे टिटली बॉडी है, हेड उसने नहीं बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, देन सेकंड ये चीज़ें रीड कर लेनी, ये चीज़ें रीड करके सीख लेना है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास टैग्स, तो यहाँ पे ये बता रहा है ये टैग, जो भी टैग है उसका नेम, मैंने जैसे बताया था यहाँ पे टैग, टैग जो है हमारे अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसने बताया यहाँ पे अपने टैग से बता देता हूँ, ठीक है। हम टैग स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, और एंड करते हैं ऐसे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सुगेस्ट में आ गया था, ठीक है। तो राइट जो वे है टैग स्टार्ट करने का और एंड करने का ये, ठीक है। बट हमारे टैग्स मल्टीपल हैं, अलग अलग टैग्स हैं, कुछ भी टैग्स आ सकते हैं, तो उस टैग्स को लिखने का तरीका यहाँ पे आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टैग्स, जैसे मैं एंकर टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे ए टैग स्टार्ट किया मैंने, ए टैग खत्म किया, एंकर टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। पर कुछ टैग ऐसे भी आते हैं जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा लिंक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे एंकर टैग और लिंक में, मतलब कईयों ने स्टडी किया होगा, ठीक है। एंकर टैग और लिंक, ये लिंक और एंकर टैग बड़ा डिफरेंट है, लिंक यहाँ यूज़ नहीं होता है, बॉडी के अंदर यूज़ नहीं होता है, हेड के अंदर यूज़ होता है, बट फिर भी मैं आपको क्लोजिंग टैग बता रहा हूँ कि सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है, ठीक है। इसमें आप लिंक लिखोगे तो आप इसको सेल्फ क्लोज कर सकते हो टैग को, यहाँ पे सेल्फ क्लोज हो जाता है टैग, ठीक है। ये सेल्फ लिंक जो टैग होते हैं सेल्फ क्लोज होते हैं। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो होते हैं, हाँ, लिंक केस नहीं लोगे तो यहाँ लोगे इमेज, इमेज टैग लोगे तो वो भी सेल्फ क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दो मैंने आपको बता दी, एक एंकर टैग आ गया जो ऐसे चलता है, और एक सेल्फ क्लोज हो जाते हैं, दो टैग्स आ गए, ठीक है। इस टाइप में टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एंकर टैग जरूर नहीं कि एंकर टैग और इमेज ही देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे आपके टैग होते हैं दो टाइप में, जो जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है और जो खुद सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, यहाँ पे देखोगे टैक्स, मतलब टैक्स के बारे में आपको बताऊँ तो टैक्स हमारे, एक मैं बेनिफिट आपको पहले बता देता हूँ, HTML4 में हमारा अ, यही था कि जितने हमारे टैग्स थे हम सिर्फ उन्हीं का यूज़ कर सकते थे, हम कस्टम टैग नहीं बना सकते थे, ठीक है। HTML5 में क्या हुआ, HTML5 में हम कस्टम टैग बना सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम टैग आ जाते हैं HTML5 में, ठीक है। तो हम किस, मान लो कि आपका नाम जो भी है, ठीक है, मान लो कि आपने आपका नाम मान लो नाम ऐसे करके आ रहा है, इशू करके नाम लिया, ठीक है, टैग किया और आपने ये किया टैग बना, तो ये कस्टम टैग बन गया,
ठीक है, आप मतलब कुछ भी टैग मतलब बना सकते हो, कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने नाम से बनाया है यहाँ पे टैग, ठीक है, किसी का नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि नाम रखना है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी नाम से बना सकते हो। नाम रखने का मतलब मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, तो ऐसे मैं कस्टम टैग बना सकता हूँ। और जो कस्टम टैग है उसका यहाँ पे ये है कि आपका सेल्फ क्लोज नहीं होता, कस्टम टैग आपको वो क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है एक बेनिफिट। और इसमें ये आ जाता है इसमें ये होता है कि जो आपको कस्टम को टैग होता है वो ब्लॉक टैग होते हैं। तो नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग होते हैं, ठीक है, दो टैग होते हैं जो यूज़ होते हैं एचटीएमएल में, ठीक है। इनलाइन टैग कैसे होते हैं हमारे, वो ब्लॉक टैग कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ डिव लिया, ठीक है। डिव का मतलब है डिवीज़न, ठीक है। और ये जो डिवीज़न है ये ब्लॉक टैग होता है, ठीक है, ये आएगा हमारा ब्लॉक टैग, ठीक है। और एक ले लिया मैंने यहाँ पे स्पैन ले लिया, या फिर आई टैग ले लो, ठीक है, वो भी इनलाइन टैग है, ठीक है। इनलाइन का आई बड़ा कर सकते हैं, इनलाइन टैग, ठीक है। तो ये दो टैग्स हैं जो हमारे ब्लॉक टैग है और एक इनलाइन टैग है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, आपको यहाँ पे ब्राउजर में दिख जाएगा, ठीक है। एक ब्लॉक टैग, एक इनलाइन टैग, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टाइल में, तो CSS का काम है थोड़ा, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। हैश तो नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है, रेड कर देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे ही देता हूँ। स्टाइल देना भी आपको सिखाऊंगा मैं आगे, इसी में, ठीक है। और एक देता हूँ, ठीक है, सेव किया। अभी आपको दिख रहा है कि ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो ब्लॉक टैग होते हैं हमारे, ठीक है, वो पूरा फुल विड्थ लेते हैं, ठीक है। और जो इनलाइन टैग होते हैं हमारे, वो पूरा फुल विड्थ नहीं लेते, ठीक है। ये उतना ही विड्थ लेते हैं जितना कंटेंट होगा। अभी मान लो कि मेरा यह कंटेंट है इनलाइन टैग, इसको मैं कर देता हूँ 01, ठीक है। ऐसे करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 टैग, इनलाइन टैग के साथ इनलाइन टैग, ठीक है। इनलाइन टैग ले लिया मैंने, 5 टैग ले लिए, 2 3 4 5, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, सभी मैंने ब्लू कलर में लिए हैं, ठीक है। थोड़ा यह है तो ब्लू कलर में रखे हुए मैंने, सेव किया इसको, आ गया। इनलाइन टैग में क्या होता है कि इनलाइन टैग में आप देखोगे कि यहाँ पे इनकी जो विड्थ है वो अपनी जो है विड्थ के हिसाब से है। तो ये क्या करें, एक एक करके आगे आ रहे हैं, मतलब ये जब तब तक आते जाएंगे जब तक आपका पूरा फुल विड्थ यहाँ तक नहीं आ जाता। जैसे ये विड्थ कंप्लीट कर लेगा तो जो उसका नेक्स्ट होगा वो इसके नीचे आएगा, यहाँ जो पहला वाला है उसके नीचे आएगा, ठीक है। तो इनलाइन टैग ऐसे काम करते हैं। पर अभी आप देखोगे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे 5 किया, 5 के बाद मैंने ब्लॉक टैग ले लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, 3 इनलाइन टैग और लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3, जैसे पता लग जाए आपको लास्ट में कि ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, सेव किया इसको। तो आप देखोगे कि मैंने जैसे ही इसके बाद मैंने ब्लॉक टैग यूज़ किया वो इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके इसके आगे नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लॉक टैग अपना एक फुल विड्थ लेता है, ठीक है। इनलाइन टैग अपना जितना कंटेंट होगा उसका विड्थ लेता है, ठीक है। तो ये दो टाइप में आ जाते हैं आपके, ठीक है, ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग, ठीक है। हमारा जो एस्टिमल जितना हमारे मतलब एस्टिमल में सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं एक टैग्स में, एक ब्लॉक टैग होता है, एक इनलाइन टैग होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से टैग ब्लॉक टैग हैं, कौन कौन से टैग इनलाइन टैग हैं, ठीक है। इस टाइम में हमको पता होना चाहिए कोड करते हुए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये होगी, ठीक है, आपको ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग के बारे में बता दिया, ठीक है। देन सेकेंड, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है, हमारे पास हेडिंग्स आती हैं, ठीक है। हम कहीं पे लिखेंगे तो कहीं पे हेडिंग देंगे, ठीक है। और टाइटल देंगे कहीं पे, टाइटल या हेडिंग दोनों में से जो भी आप बोलो, ठीक है, देंगे। तो उसके लिए हमारे पास टैग होते हैं। तो वो टैग क्या कैसे होते हैं, हमारे पास टैग होता है एच टैग, ये सेल्फ स्टार्ट भी होता है, सेल्फ एंड भी होता है। पर हमारे एस टैग में हमारे एस टैग होते हैं 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर 6 तक, ठीक है। वन ऐसे करके हमारे 6 टैग्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको, मैं एक साथ चेंज कर लेता हूँ, और 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गए पूरे के पूरे 6 हेडिंग टैग, मतलब टोटल
वन से लेकर सिक्स तक ही होते हैं, इसके आगे नहीं होते हैं, सिर्फ छः ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ टाइटल H1, ठीक है, सेम ऐसे करके सभी को मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सभी को दे देता हूँ, ठीक है। और मैं बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे H2 कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ, H4 कर देता हूँ, H5 कर देता हूँ, H6 कर देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया है कि जो मैंने लॉग टैग और इनलाइन टैग लिए थे वो बताया है मैंने आपको, ठीक है। आप जब भी टैग क्लिक करोगे, जब भी आप टैग लिखोगे तो आपको थोड़ा यूआई में चेंजेस दिखेंगे, तो आपको लग जाएगा पता है ये कौन सा टैग है, ठीक है। आप उसमें जजमेंट लगा लेना कि कैसा टैग है, मैंने एग्जांपल आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ब्लॉग में ही चल रहा है ये, ठीक है। ये नीचे बाय नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो कई ऐसे टैग्स होंगे जो नीचे नहीं आएंगे, उसके आगे आएंगे कई बार करती बार, तो उस टाइम पे देख लेना आप, ठीक है। तो ये आ गया आपके हेडिंग 1 से लेकर 6 तक, इसको सेव करूँगा मैं, यहाँ लिख कर आऊँगा। तो यहाँ देखूँगा मैं, यहाँ पे मेरा एस्टिमल आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें डिफाइंड क्या है, इसमें क्या देख रहे हो आप, एस्टिमल मेरा ऐसे क्यों आ रहा है। तो आप एक चीज़ देखो कि आपके जितने भी टाइटल टैग है वो सारे के सारे बोल्ड है, ठीक है। तो एच जब भी आप हेडिंग टैग लोगे तो वो बोल्ड आएंगे, ठीक है। एक बाई डिफ़ॉल्ट इसका ये है, ये बोल्ड आएंगे। देन सेकंड उसके बाद ये कि जो हेडिंग वन है वो बड़ा आएगा, और बाकी की जो हेडिंग जितने भी है 2 3 4 5 6 वो उससे छोटे 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 करके हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जब वेबसाइट बनता है तब एस में जाता है, ठीक है। और एस हमारे टैग्स के रिलेटिव ऐसे होते हैं। तो आने वाले टाइम पे जब आप काम करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, कंपनी के लिए काम करोगे या फिर अपनी ही वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो आप चाहोगे कि आप गूगल सर्च के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर आए, ठीक है, सबसे ऊपर। तो उसमें एक बेनिफिट ये भी रहता है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है। वेबसाइट को एक अपनी वेबसाइट को जो है मतलब टॉप में लाने के बहुत सारे रोल होते हैं, और हर एक का एक रोल होता है। मतलब आपको सी एस एस को भी वैसे ही करना पड़ता है, एचटीएमएल को वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है। आपके बैकएंड के थ्रू आपके जो कंटेंट आता है उसके बेस से भी आपका एसईओ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिला के जो है तब जाकर एक वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आती है, ठीक है। अभी मान लो कि कुछ भी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स वेबसाइट, यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे टैग डाला कि बेस्ट ब्लॉगर वेबसाइट है, बट किस किस की आ रही है, जो यहाँ पे जिनकी वेबसाइट ये देखो, ब्लॉगर तो ये भी इस इनकी लिस्ट में है, ये ब्लॉगर है, ये वेबसाइट इनकी लिस्ट में है, सभी की सभी वेबसाइट इनकी लिस्ट में। यहाँ तक यही नहीं है, यहाँ तक आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे 10 तक यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके बाद दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। इतने सारे हैं जो मतलब जिनके जो वेबसाइट है जो मतलब लिस्ट में आ रही हैं, तो इस एक ही पेज में इतनी सारी लिस्ट आ रही है, तो सोचो कितनी मतलब होंगी, मतलब 100+ से होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखोगे आपकी 10 वेब वाला ही क्यों यहाँ पे ऊपर आ रहा है, उसके बाद ये नीचे क्यों आ रहा है, उसके बाद ये नीचे क्यों आ रहा है, उसके नीचे ये क्यों आ रहा है, उसके नीचे ये क्यों, ये रीज़न है एसईओ का, ठीक है। इसकी वजह से ही आपका जो वेबसाइट है जो रैंकिंग में चलता है टॉप में आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो वेबसाइट है टॉप में है, ये एसईओ रैंकिंग आपकी वेबसाइट की कैसी है, टॉप है या नहीं है, जो बोलते हैं, तो इस चीज़ से पता लगता है, ठीक है। देन इस चीज़ से नहीं लगता पता आपको, आपको एक और चीज़ से पता लगता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का एसईओ के बारे में आपको एक और चीज़ से पता लगता है, जो आपका होता है पेज साइट, पेज इनसाइटर शायद थी ये, ये रहा पेज स्पीड, ठीक है। आप पेज स्पीड इनसाइटर इनसाइटर नाम का भी सर्च कर सकते हो तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसका यूआरएल, ठीक है, इसका कॉपी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला ये। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पूरा तो नहीं लूँगा, बट मैं इसका जो फुल है एक मेन पेज है उसका ये लूँगा, एनालाइज करूँगा, ठीक है। क्लिक किया, एनालाइज किया, अब इसकी स्पीड आएगी, तो ये देखो आपकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पे मेंशन करेगी, ये स्पीड यहाँ पे भी जो होता है वो चीज़ प्योरली शो होती है कि आपकी जो रैंकिंग है वो किस हिसाब से आने वाली है वेबसाइट की, ठीक है। यहाँ पे भी आता है, और आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी स्पीड में ओपन हो रही है, आपका कोड ऐसा होना चाहिए, आपका कोड या आपकी कोडिंग लेस होनी चाहिए, ठीक है, कोड आपका लेस होना चाहिए, बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, छोटी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। बट आपका पूरा का पूरा फुल वेबसाइट उसमें होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में आना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी ये ग्रीन
ग्रीन में चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ये चल रहा है, ठीक है, एवरेज में है ये, ठीक है, पर आप मैक्सिमम ये चीज़ें देखोगे इसमें ग्रीन 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 में आ रही है, ठीक है। ये 0.5 सेकंड में ओपन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा पहले और जल्दी ओपन होना था, पर बीच में टाइम हो गया, वो तो सेकंड में ओपन हो, ये मिली सेकंड में ओपन हो गया, उससे जल्दी हुआ है ओपन है, पर फिर भी एक बता रहा है कि इतना इसका स्पीड जो है अभी भी एवरेज में है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसकी, इसका देखोगे इसके टाइमिंग का इसका, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस बता रहा है 71, वैसे 71 नहीं होनी चाहिए, इसके भी यहाँ पे 90 तक तो होनी चाहिए, 90 प्लस होनी चाहिए, तभी ये ग्रीन में आएगा। यहाँ पे सभी को ये देखना पड़ता है। तो परफॉर्म हमारा जो होता है कोडिंग का, उस टाइम पे हमारा ये जो तीन चीज़ें हैं हम ये कर सकते हैं अपनी तरफ से। हमारे जो HTML हम लिख रहे हैं, CSS लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हमारे ऊपर डिपेंड होता है ये तीन चीज़ें, जो हमारे ये जो तीन चीज़ें ये हमारे ऊपर डिपेंड होती है। ये होता है SEO एक, ठीक है। ये डिपेंड होता है उनके जो SEO का जो कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो उसके, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देता है, आपके जितने भी हैं पेजेस के व्यू, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया, मोबाइल के लिए बता रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे बता देगा कि आपका ये रिड्यूस अनलेस CSS, ठीक है, यहाँ पे इसने वार्निंग दे दिया, जो यूज़ नहीं होने वाली CSS है उसको रीयूज़ करो, ठीक है, वो सब कुछ, ठीक है। तो एज अ फ्रंट एंड हम जब काम करते हैं ना, तो हमारा सिर्फ हमारा जो होता है इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे हम, हमको CSS लिखना पड़ेगा, हमको बहुत सारे CSS लिखना पड़ेगा, डेस्कटॉप के लिए अलग और उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, मोबाइल के लिए, ठीक है। तो हमारे CSS तो एक ही फाइल में होगा, ठीक है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, और जो CSS है उसको अलग कर सकता है एक डेवलपर, ठीक है। तो कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेवलपर्स जो है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। जब उस CSS की ज़रूरत हो तब भी वो CSS वो वहाँ पे लेके आते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे CSS को रिड्यूस करके जो हमारा ये जो लॉजिक है ये वाला भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। डेस्कटॉप में दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप में देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए प्रैक्टिस इसने ठीक किया हुआ है, डेस्कटॉप में यहाँ पे प्रैक्टिस बढ़िया बता रहा है। चलो देख, हाई रेट प्रैक्टिस में चल रहा है, सभी ग्रीन चल रहा है, यानी कि इसका ये जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट का वो बढ़िया है, डेस्कटॉप के लिए काफ़ी बढ़िया है ये, ठीक है। उसकी टाइमिंग भी इसने पूरी परफेक्टली बता दी, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया इसने सब कुछ जो भी है लिस्ट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एरर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है यूज CSS, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देगा, आपको कुछ डिटेल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे बता देगा ट्रांसफर साइज कितना साइज बचा सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से वर्डप्रेस का है ये वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस में बना हुआ वेबसाइट है। यहाँ पे वर्डप्रेस का भी आ चुका है कि वर्डप्रेस में बना हुआ वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताया तो आपके जो टैग्स हैं, ठीक है, आपको उसी तरीके से लिखने हैं जो SEO के लिए ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है और उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मेन प्रायोरिटी में सबसे पहले H1 आता है, उसके बाद H2 आता है, 3 उसके बाद आता है, 4 उसके बाद आता है, 5 उसके बाद आता है, 6 उसके बाद आता है, ठीक है। और हमें उसी टाइप से मतलब हेडिंग टैग यूज़ करने हैं जिस टाइप से हमें बताना है SEO में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हेडिंग, कौन सा हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर जो पहला हेडिंग है हमारा वो मेन रहता है, जो सबसे फर्स्ट हेडिंग होता है जिसको हमें मेनली बताना पड़ता है, वो हेडिंग होता है। जो ये हेडिंग है वो रीड करता है SEO में, मतलब ब्राउज़र जब हमारा गूगल है वो रीड करता है उसको, उसके हिसाब से वो है कहता है, ठीक है। तो SEO में ये चीज़ मेन है, ठीक है। ये आ गया आपके हेडिंग टैग्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सेम बोल्ड टैग और भी आते हैं, ठीक है। एक आता है बी टैग, ठीक है। दिस दिस इज़ अ बोल्ड टैग, ठीक है। तो ये बोल्ड टैग है, ये हेडिंग के लिए नहीं है, पर आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपको सिमिलर लगेगा कुछ, आपका H4 और H5 के रिलेटेड आपको सिमिलर लगेगा ऐसा कुछ, ठीक है। H4 H5 के रिलेटेड सिमिलर, बट ये बोल्ड टैग है, ये हेडिंग टैग नहीं है, बोल्ड टैग है। एज अ मतलब आप इसको टेक्स्ट रख लो कि आपने एक टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग नहीं है आपकी, आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट ये है आपका, ठीक है, एज अ टेक्स्ट, बट आप इसको दिखाना चाहते हो बोल्ड, ठीक है। वो चीज़ है, मान लो आप कभी आपने कभी यूज़ किया होगा इसको, वर्ड को यूज़ किया होगा, आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, तो आपने वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखे मतलब टेक्स्ट रखे होंगे, उसमें हाईलाइट किया होगा कुछ टेक्स्ट को, तो हाईलाइट करने वाले टाइम पे ये आ सकता है काम कि आप बोर्ड में हाईलाइट करना चाहते हो तो उसको, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बोल्ड टैग यूज़ होगा। सेम ऐसे सिमिलर बोल्ड टैग होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ मैं यूज़ कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट को, जल्दी हो जाएगा, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। तो सेम स्ट्रॉन्ग टैग है, अब देखो बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों इनलाइन है,
ठीक है। दोनों इनलाइन है और दोनों इनलाइन है तो एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, मतलब एक जो पहले डाला वो तो आ ही रहा है, उसके बाद तो एक और आ रहा है उसके आगे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों इनलाइन है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दोनों इनलाइन है। ये चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे आपको लग जाएगा पता कि इनलाइन कैसे है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया आपको इनलाइन टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिए दोनों सिमिलर, देखने में सिमिलर है और दोनों एक जैसे हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग टैग है और ये बोल्ड टैग है, ठीक है। और बस टैग में डिफरेंट है, बाकी ये जो दोनों के दोनों ही टैग जो है वो एज अ डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मान लो कि आपका इनलाइन टैग है और फिर भी आपको दूसरा इनलाइन टैग जो है वो नीचे दिखाना है, बट आपको डीप नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बी आर टैग को ऐसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जितनी बार आप बी आर करोगे उतनी बार वो एक एक लाइन जो है नीचे करता जाएगा, नीचे 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 लेके आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। सेव किया, बी आर ट्रैक ब्रेक टैग लगाया, और जैसे ब्रेक टैग लगाया मैंने, यहाँ पे देखोगे आपका स्ट्रॉन्ग टैग जो है नीचे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं इसको कंटिन्यूस ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार करते जाऊंगा, सेव करूंगा, ठीक है। तो सेम वो देखो स्पेस आ रहा है इसके बीच में, तो ये क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, इसको नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि ये टैग्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में हमारे पास आता है, एक आता है पी टैग, ठीक है। इसको पैराग्राफ टैग बोलते हैं, ठीक है। फॉर अ टेक्स्ट, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज अ टेक्स्ट टैग, ठीक है। पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, ठीक है। टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये टेक्स्ट टैग आ गया, ठीक है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो, और टेक्स्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट में आया, ठीक है। पैराग्राफ तो आपको लग गया पता, पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे आपका एक और होता है स्पैन, या स्पैन का यूज़ भी कर सकते हो, बट स्पैन का यूज़ ऐसे नहीं कर सकते आप, स्पैन का यूज़, ठीक है। कहीं पे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो, बट आप स्पैन का यूज़ उसके अंदर तब कर सकते हो कि आपको उसको कुछ हाईलाइट करना हो, तो आपको बोल्ड टैग यूज़ नहीं करना है, आपको बोल्ड नहीं करना है उसको, बट आपको उसको हाईलाइट करना है, कुछ करना है, या फिर उसमें कुछ अलग सी एस करना है प्रैक्टिकल, तो उस टाइम पे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तब ये स्पैन टैग का यूज़ हो जाता है, ठीक है तो ये भी टेक्स्ट ही टैग है, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ टाइप में ही यहाँ पे भी आप पैराग्राफ भी, एक पैराग्राफ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन टैग बन गया, तो इसको देखिए ये भी सेम है, देखो सिमिलर लग रहा है, ये दोनों सिमिलर है, ऐसे नहीं। आप एक चीज़ देखोगे तो ये स्पैन है, जैसे मान लो कि मैंने ये कट किया और मैंने ये टेक्स्ट किया हुआ, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके आगे स्पेस कर दिया, इसके आगे भी स्पेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कर दिया, यहाँ स्पेस कर दिया, इसके आगे स्पेस नहीं था, इसके यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ स्पेस कर दिया और इसको आगे दिया, ठीक है। ऐसा मतलब ये टैग लास्ट में सेम सिमिलर, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, देखोगे तो आपको ये देखो एक सिंगल टेक्स्ट बन गया, ठीक है। और इसमें आ रहा है दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट, दिस इज स्पैन टैग, ठीक है। और ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे एज अ मतलब दिखाने के लिए कि आपका स्पैन कहाँ आ रहा है, ठीक है। स्टाइल का यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। कलर का यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पे, और कलर मैं इसको दे दूँगा रेड ही दे देता हूँ, रेड जल्दी दिख जाएगा। तो ये देखो आप स्पैन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे में मतलब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़े या कुछ करना पड़े तो उस केस में ये अच्छी आती है, ठीक है। ये आपका स्पैन टैग आ गया, सेम ये यहाँ पे स्पैन आ जाएगा। हाँ स्पैन जो आपका मैंने आपको पहले बताया था ये लाइन टैग होता है, ठीक है। अब देन इसके बाद आता है हमारे पास ए टैग, ए टैग यूज़ करते हैं हम लिंक के लिए, कहीं पे भी हमें कुछ भी लिंक लगाना है तो उसके लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा मतलब शॉर्टकट ऐसे दिस इज दिस इज दिस इज लिंक टैग, लिंक टैग मतलब आपको समझ आ जाए कि लिंक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज लिंक टैग, ठीक है। मैंने सेव किया, अभी आप देखोगे कि ये भी इनलाइन है, इनलाइन है ये, ठीक है। एंकर टैग आ रहा है बट इनलाइन, दिस इज लिंक टैग इनलाइन है, तो मैंने क्या किया इसको ब्रेक टैग यूज़ किया है कि आप और इसका यूज तो एक एंकर टैग भी इनलाइन टैग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाकी के ब्रेक टैग हटा देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो अब नीचे सेकंड लाइन में आ गया, ये भी टैग है, बट ये टैग सेम दिखा रहा है, बट ये आपका लिंक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, एट्रीब्यूट वैसे मैंने आगे बताना था बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ एट्रीब्यूट इसके लिए, जिससे आपको थोड़ा डिफरेंट पता लगे कि एंकर टैग ही क्यों है यहाँ पे, ये लिंक टैग ही क्यों है, ठीक है। मतलब ए टैग एंकर टैग जो है हमारा
लिंक टैग की है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल में ए टैग डालोगे, एज अ टेक्स्ट वो रीड करेगा, बट आप जैसे ही इसमें एट्रीब्यूट दे दोगे एच रेफ यूज़ होता है हमारा लिंक के लिए, ठीक है। एच रेफ दे दोगे, यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट हैश, ठीक है। ब्लैंक कर दोगे तो कुछ नहीं आएगा, बट हैश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर वैल्यू देनी ही पड़ती है, ठीक है, वैल्यू ब्लैंक नहीं रखते हैं, ठीक है। आ जाएगा तो आप देखोगे कि अभी आपका लिंक टैग है वो ब्लू में, ऑटोमेटिक ब्लू में चेंज हो चुका है, ये बाई डिफॉल्ट चेंज हो जाता है। उसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया, तो यहाँ पे एक मेंशन होगा कि यहाँ पे एक लिंक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जैसे इसके ऊपर होवर करोगे तो नीचे देखो, आप नीचे लास्ट में, लेफ्ट में सबसे लास्ट में आपको एक पॉपअप सा दिख रहा है जहाँ पे ये बता रहा है, लिंक बता रहा है, तो ये चीज़ होती है लिंक, ठीक है। ये आ जाती है आपके लिंक टैग, ठीक है। एंकर टैग आ गया आपका एक, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टैग आ जाता है हमारे पास बटन बटन टैग, ठीक है। तो ये मैंने लिखा दिस इज़ अ बटन, ठीक है। बटन टैग आ गया, तो बटन टैग हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। बटन टैग आ रहा है, ठीक है। ये भी इनलाइन टैग है, इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे सेव, ठीक है। इनलाइन टैग है, ये भी नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका बटन टैग आ गया। ऐसे आपके बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। बटन टैग्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके मतलब समझ आ जाएगा आपको कि बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एचटीएमएल में टैग बहुत ज़्यादा है, और मे भी अभी के लिए जो यूज़ होते हैं नॉर्मल बेसिक मैक्सिमम जो यूज़ होने वाले टैग्स हैं वो यही हैं फ़िलहाल अभी के लिए, ठीक है। जो हम एज अ टाइपोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और बटन बटन के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। पर हमारे फॉर्म वगैरह भी आते हैं, तो फॉर्म वगैरह में देख लेते हैं। हमारे इनपुट टैग आ जाता है, ठीक है। इनपुट इनपुट टैग आ गया, ठीक है। इनपुट टैग भी जो होता है वो सेल्फ क्लोज होता है, बट यहाँ पे मैं इसको बताना है कि ये इनपुट टैग है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, प्लेस होल्डर का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, प्लेस होल्डर का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है। प्लेस होल्डर को क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो इनलाइन टैग है उसमें मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखा सकता, तो मेरे को प्लेस होल्डर में दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इनलाइन टैग नहीं, सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे नहीं दिखा सकता, इनपुट में हम डायरेक्टली मतलब ऐसे टेक्स्ट नहीं दे सकते, इसको प्लेस होल्डर में दिखाना पड़ता है, वही हमारा टेक्स्ट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा दिस इज़ इनपुट इनपुट टैग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया टैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये आ गया जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट टैग आ गया, ठीक है। ऐसे ये फॉर्म के लिए आ जाएगा टैग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो हमारे होते हैं, बट हमारे मेनली यही है कि जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है वो मेनली यही है टैग्स हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं। आपका एक आएगा फॉर्म टैग, और ये फॉर्म टैग जो होता है वो इसीलिए होता है कि आपका जो जितना भी फॉर्म है वो यहाँ इसके अंदर ही है। ये मेन एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म है यहीं पे डिफाइन होना चाहिए, आपके जितने भी इनपुट है जहाँ पे आप फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग के अंदर ही आप फॉर्म, इसके बाहर नहीं बना, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एट्रीब्यूट के बिना बताई है मैंने, अभी एट्रीब्यूट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया कि यहाँ पे टेक्स्ट देने के लिए, और उसको जो लिंक था एंकर टैग था उसको दिखाने के लिए कि एंकर टैग है क्यों है, ठीक है। इसके लिए मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाया था और उसकी वैल्यू दी थी। अदरवाइज़ मैंने अभी तक एट्रीब्यूट का नहीं दिखाया था, ठीक है। तो ये सेव किया मैंने, और या सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। आ गई है आपके सामने। बस इतने से टैग्स होते हैं जो हमारे मेन होते हैं, जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बीच में जो भी अदर कोई टैग्स आता है बीच में तो उसको मैं डिफाइन कर दूंगा जब आगे के लिए हम चलेंगे तब उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी के लिए मेन टैग तो यही है, ठीक है, जिसमें जो होते हैं, ठीक है। एक और टैग रख लो आप, कभी आप एड्रेस बताना चाहते हो, जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं वो यही है, एड्रेस, ठीक है। दिस इज़ एड्रेस टैग, ठीक है। यहाँ पे दोबारा एड्रेस नहीं चाहिए, टैग ले लिया इसमें। कई बार ऐसा होता है कि आप एड्रेस लिख रहे हो तो आप सुगेस्ट आप एड्रेस लिख रहे हो, वहाँ पे टैग आ जाएगा, तो उसको थोड़ा कर लेना क्योंकि वो सुगेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ टैग एड्रेस के लिए, ठीक है। एड्रेस के लिए इटैलिक में आ रहा है ये, ठीक है। तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे टैग्स हैं आपको W3 स्कूल में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका एट्रीब्यूट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको यहाँ, ठीक है। एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, मैंने अभी यहाँ पे लिंक के लिए यूज़ किया था एट्रीब्यूट, यहाँ पे हैश किया था मैंने, यहाँ पे इसने लिंक किया, जो भी हमारे लिंक है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम जब क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये क्या करेगा, मेरा पेज ओपन कर देगा, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है,
इसी जगह पे। तो ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे लिंक टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है href का जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसे सेम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। सोर्स आ गया, इमेज के लिए सोर्स का यूज़ हो जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। बहुत सारे मतलब ये टैग है, विड्थ आ गया, हाइट आ गया, ठीक है, बहुत सारे। तो वन बाय वन हम करेंगे। अल्ट आ गया, तो जैसे हम आगे करते जाएंगे तो एट्रीब्यूट में आपको बताता जाऊँगा कौन सा एट्रीब्यूट पे कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। और साथ में आपको एक और काम करना है कि आपको W3 स्कूल में आना है, यहाँ पे जितने भी टैग्स हैं उनको सर्च करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स उनको सर्च करना है और आपको खुद प्रैक्टिस करना है सभी में, ठीक है। सभी जगह पे आपको खुद प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक टाइटल एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है कि पैराग्राफ को टाइटल दो भाई। टाइटल एट्रीब्यूट लिखते हैं, हमें कई बार टाइटल बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है गुड वे कौन सा है इसका लिखने का, बैड वे कौन सा है लिखने का, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। हमें स्ट्रिंग के अंदर ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ बताई हुई है यहाँ पे, आप स्ट्रिंग नहीं लोगे, बैड भी है, ठीक है। सेम वही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टाइटल का भी यहाँ पे बताया हुआ है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी यहाँ पे, और यहाँ पे बताया हुआ है एचरीफ सॉस और जो बाकी के हैं सॉरी, वो एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे करते करते आपका जो आगे का स्टार्टिंग है वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब हेडिंग है, हेडिंग में आ जाएगा यहाँ पे H1 H2 H6 जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पैराग्राफ था तो पैराग्राफ का मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ ले रहे हो तो ऐसी बात नहीं कि आप एक ले रहे हो, आप एक टाइम पे मल्टीपल पैराग्राफ भी ले सकते हो। जैसे ये मैंने एक टाइम पे मल्टीपल पैराग्राफ ले ली तो मैं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज टैग, दिस इज टेक्स्ट टैग, ठीक है। तो वो आ रहा है तो मल्टीपल टैग हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इसमें यहाँ पे यही बताया हुआ है इसमें, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ लिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद एच आर टैग, हाँ एक एच आर टैग है, मैं आपको एच आर टैग बता दूँ कि एच आर टैग क्या है। अभी मान लो कि मेरा ये एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बीच में मैं एच आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, ये सब क्लोजिंग टैग है। अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, बी आर टैग को ये भी हो जाता है। बट अगर सेल्फ क्लोजिंग आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिखना है, ऐसे लिख लेना है। ये जो क्लोजिंग टैग है ये बेस्ट है, मतलब बेस्ट रहता है ये एस के लिए, ठीक है। इसको आपने ऐसे क्लोज करके लिखना है, इसको आगे, ठीक है। एच आर ऐसे लिखना है और बी आर ऐसे लिखना है, ठीक है। और सेम ऐसे आ जाएगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो एच आर वाले टाइम पे देखोगे एच आर जो टैग है आया नहीं, क्या एच आर टैग, तो इसको एच आर को एच आर ऐसे, हाँ एच आर टैग, ठीक है। उसमें एच आर टैग नहीं लगेगा ऐसे, पर बी आर टैग वैसा ही लगेगा आपका, एच आर टैग ऐसे लगेगा, ठीक है। एच आर टैग में देखोगे एक लाइन आ रही है सेपरेट, मतलब ये सेपरेट कर रहा है दोनों को, ठीक है। टैग्स को मतलब दोनों पैराग्राफ को सेपरेट कर रहा है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए एच आर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये टैग्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कि आप सभी मतलब ऐसे टैग्स का यूज़ कर रहे हो और मतलब ऐसे हर जगह पे एच आर का यूज़ करना है, कुछ करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सी एस एस से भी होती हैं, ठीक है। तो हम सी एस एस का यूज़ भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब ये तो था हमारा एस्टिमल, जो एस्टिमल आया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ सभी टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ सी एस एस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सी एस एस और जावास्क्रिप्ट को बता दूँगा मैं कि हमारे लिंक कैसे किया जाता है सी एस एस को जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। या फिर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, सी एस एस से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लो कि ये बॉडी है, मेरे पास बॉडी है, ठीक है। अब मैं बॉडी को स्टाइल देता हूँ, हम ऐसे स्टाइल लिखते हैं तो ये होता है हमारा इनलाइन सी एस एस, ठीक है। इनलाइन सी एस एस होता है ये हमारा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, या फिर बैकग्राउंड दे दो या बैकग्राउंड कलर दे दो, सेम ही चीज़ है दोनों ही। पर मैक्स कई जगह पे ऐसा होता है बैकग्राउंड कलर दिया होता है तो बैकग्राउंड देके चेंज हो जाता है, पर कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे बैकग्राउंड दिया होता है और आप दोबारा चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर करोगे तो वहाँ चेंज नहीं होता। तो वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या मतलब दिया है, बट है दोनों ही ये चीज़, ठीक है, बैकग्राउंड वाली, ठीक है। तो एज अ बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ इसको ब्लू वॉलेट, थोड़ा सा अलग दिखेगा ये, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया इसको, तो ये था हमारा इनलाइन सी एस एस। इसको लिखने का तरीका यही है, हमारा इनलाइन सी एस एस लिखा जाएगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है उस वो लिखी जाएगी, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। इनलाइन में ऐसा चलता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लिखी जाती है, उसकी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। सेव,
अब देखो हमारा बैकग्राउंड जो है पूरा का पूरा इस वॉलेट कलर में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, डिफ ले देता हूँ। और डिफ तो फिर अगर मैं डिफ लूँगा उसके बीच में कंटेंट नहीं होता, दिखेगा नहीं वहाँ पे, तो फिलहाल मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, एक मिनट कमेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आपको एक न्यू ले रहा हूँ, ठीक है। बॉडी ये नहीं दिखेगा, जो कमेंट वाली चीज़ है वो ब्राउज़र में नहीं दिखती है आपको, यहाँ पे नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आ रहा है तो आपको यहाँ पे नहीं लगेगा पता, कमेंट का यहाँ पे लग जाएगा आपको पता। आप देखोगे ये बॉडी आ रहा है, ये बॉडी कमेंट हो रहा है, ठीक है। कमेंट है, ये एज अ टेक्स्ट ही अब इस टाइम पे वो शो कर रहा है ब्राउज़र, ठीक है। बट जो आपका मेन बॉडी है वो आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। बाकी आपका जो ये वो अलग शो कर रहा है। और यहाँ पे चीज़ें जो आ रही है, सर क्यों एरर क्यों आ रही है लास्ट में, तो एरर आना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ले रहा है वो एरर। बट हमारा तो टैग तो ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, और मैंने इसलिए कमेंट किया, मैं आपको बाकी के और भी बता देता हूँ, ठीक है। ये आ गया बॉडी, बॉडी जैसे हमने सेव किया, इसको हमने कलर नहीं दिया, तो बॉडी जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही आता है, तो वाइट ही हो गया, ठीक है। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप जो ब्राउज़र यूज जैसा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डार्क यूज़ कर रहे हो, तो मे भी आपका डार्क होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, ब्लैक ही आएगा, ठीक है। उस केस में जैसा बॉडी होगा वैसे ही आएगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वाइट हो तो वाइट ही आएगा, बाई डिफ़ॉल्ट वाइट ही हो तो वाइट ही आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट का मेरे को नहीं पता कि अलग अलग थीम में कैसा आएगा, बट ये है कि आपका बाई डिफ़ॉल्ट वाइट दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक स्टाइल टैग। ये भी टैग है हमारा, सी एस एस के लिए टैग है यहाँ पे, ठीक है। पर अब हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग तो यूज़ हो रहा है, बट हम सी एस एस को कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सी एस एस को करने का, लिखने का तरीका ये है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो बाई टैग कर रहे हैं। हमारे पास सी एस एस के सिलेक्टर अलग अलग आते हैं, ठीक है, अलग अलग सिलेक्टर होते हैं। बट अभी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि सी एस एस कैसे कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ, तो आप वो चीज़ देखो। बाकी टैग सेलेक्टर जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिलेक्टर कैसे करते हैं, ठीक है, सिलेक्टर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी ले लूँगा, टैग यूज़ कर रहा हूँ तो बॉडी ले लूँगा, बॉडी यूज़ करना है। उसके बाद करली ब्रैकेट यूज़ करना है, और जो भी है वो करली ब्रैकेट के अंदर देना है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पे ब्राउन। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन कर दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे कि ब्राउन कलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका ये है आपका सी एस एस लिखने का, ठीक है। आप स्टाइल टैग में दे सकते हो। आप स्टाइल टैग दोगे तो हेड के अंदर दोगे, हेड के अंदर ही देते हैं स्टाइल टैग, वैसे मेनली हेड के अंदर ही देते हैं। बट अगर आप बॉडी के अंदर भी दे दोगे स्टाइल टैग, कोई इशू नहीं है, स्टाइल वो उठा लेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपर होते हैं वो स्टाइल देते हैं और डायरेक्टली वो बॉडी के अंदर ही दे देते हैं स्टाइल, तो वो उठा लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, उठा लेगा। बट बेस्ट जो होता है, जो लिखने का ये होता है कि हम बॉडी के मतलब यहाँ पे हेड के अंदर ही देते हैं, स्टाइल टैग जो है वो हेड के अंदर आता है, ठीक है। और देन हमारे पास एक लास्ट मेथड आता है, जो इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास एक लास्ट आता है, जो हमारे पास, इसको बोलते हैं हम इंटरनल सी एस एस। जो हमने टैग स्टार्ट किया, ये स्टाइल वाला दिया, इसको हम बोलते हैं इंटरनल सी एस एस। एक इनलाइन सी एस एस मैंने आपको बताया, एक इंटरनल सी एस एस बताया। अब जो बारी आ रही है वो मैं बताऊंगा आपको एक्सटर्नल सी एस एस के बारे में, कि एक्सटर्नल सी एस एस क्या होता है हमारा। ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग आता है हमारे पास, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ, लिंक डॉट सी एस एस, ठीक है। यहाँ पे आराम से इजिली आ जाएगा, और मैं एट्रीब्यूट को भी यहाँ पे आपको बता दूंगा एट्रीब्यूट, ठीक है। और एक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। लिंक जो है वो यूज़ होगा हमारे सी एस एस के लिए, सी एस एस जहाँ पे हम मेंशन करेंगे। बट हमें जब लिंक देना है, यहाँ पे बता रहे हैं कि लिंक किया है, हमने लिंक दिया है, बट हम मेंशन भी तो करेंगे ना कि हाँ लिंक किस चीज़ का है, ब्राउज़र को बताएंगे भी तो सही, हाँ लिंक किस चीज़ का है, ठीक है। तो हम रिलेशन का यूज़ करते हैं कि ये जो लिंक है उसका रिलेशन क्या है। उसका रिलेशन हमारा स्टाइल शीट है, हम बता रहे हैं स्टाइल शीट है, बिकॉज ऑफ हम सी एस एस को स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि हमारा सी एस एस है, ठीक है, स्टाइल शीट है, ठीक है। तो हम स्टाइल शीट के लिए इस लिंक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लिंक है उसको एचरीफ करके आगे उसका पाथ दे देंगे यहाँ पे, जो भी हमारा स्टाइल शीट है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा जो पाथ है यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है, डायरेक्टली इसने ये ले लिया। बट हम क्या, ये थोड़ा रॉन्ग ये है, कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके ब्राउज़र में उठा ले, और कभी ये हो सकता है कि नहीं उठाए वो फाइल। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपने कभी सीखा होगा, फाइल जब आपने
आपने कभी कंप्यूटर कोर्स किया हो कहीं पे आपके हो जहाँ पे आपको एक्सेल वगैरह सिखाया हो, कमांड वगैरह सिखाया हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपसे मैं दिखा देता हूँ। अगर आप सिंगल डॉट और स्लैश करते हो, इट्स मीन आप उस फाइल से बाहर जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस फाइल से आप बाहर जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप डबल डॉट और स्लैश करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस फाइल से तो बाहर जा रहे हो, बट उस फोल्डर से भी आप बाहर जा रहे हो। उसका मतलब ये है। देखो, मैंने डबल डॉट और स्लैश किया तो ये कौन सा बता रहा है मेरे को सुगेस्ट कि हाँ प्रोजेक्ट वन है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट वन का फोल्डर है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अदर होता तो मैं उसको सिलेक्ट करके उस फाइल को मैं उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को मैं एक्सेस कर सकता था। बट अभी मैंने सिंगल डॉट और स्लैश किया, तो यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि आप ये फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंगल डॉट और स्लैश करूँगा, सी एस एस को, स्टाइल डॉट सी एस एस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और मैं इसको कर लूँगा सेव। ठीक है, सेव कर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मेरे स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम वही जैसे मैंने यहाँ किया था, बॉडी बॉडी लिया था मैंने, सेम यही चीज़ ऐसे कैसे सेम सिमिलर टू सेम ऐसा ही आएगा यहाँ पे भी। हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सिमिलर ऐसा ही कोड लिखते हैं, बट इनलाइन जो इनलाइन कोड होता है वो थोड़ा हमारा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, उसको हम डिफरेंट टाइप से ही लिखते हैं। ठीक है, बट दोनों ही स्टाइल टैग के अंदर और इस टैग के अंदर हमारा सिमिलर ही कोड, मतलब उसी स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउन था तो मैं ब्राउन तो नहीं चाहता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, और ब्राउन तो नहीं चाहता मैं, ब्लैक चाहता हूँ, ब्लैक आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेव। ठीक है, ब्लैक कलर आ गया और मैंने क्या किया, सेव किया। ये मेरा लिंक है यहाँ पे, और जैसे मैं ब्राउज़र में गया तो देखा मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में लिंक है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे बॉडी में क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल लिंक, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो फाइल है अ, वो कैशे में आ रहा है इस टाइम पे, और राइड हो रहा है ये। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस जो है आपका लिंक है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लग जाएगा फाइल के बारे में, जो भी आपका सी एस एस आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे शो ज़रूर होगा। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का वो यहाँ पे शो ज़रूर होगा, बट वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही आपका सेम स्टाइल टैग के अंदर है, स्टाइल टैग में ऊपर लिखा होगा आपने, वो है, बट यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, बट वो है। आपका जो इनलाइन सी एस एस यूज़ कर रहे हो वो भी आपके टैग में होगा, बट यहाँ है। ठीक है, तो लोकेशन जो होगी वो उसके हिसाब से दिखा देगा आपको लोकेशन। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें प्रेफरेंस क्या होता है। मतलब आप मान लो कि ये तो तीनों वेरिएंट है आपके सी एस एस, आप तीनों ही चीज़ें देखिए आपने। आप एक्सटर्नल सी एस एस भी रख सकते हो। ठीक है, इंटरनल भी रख सकते हो। एक्सटर्नल मतलब आप अलग फाइल में रख सकते हो, इंटरनल यानी कि उसी फाइल में रख सकते हो, और इनलाइन यानी कि आप जो जिस चीज़ के लिए सी एस एस यूज़ कर रहे हो उसी टैग के अंदर उस सी एस एस को आप स्टाइल पेज पे रख सकते हो। ठीक है, दोनों जगह दोनों ही मतलब तीनों ही चीज़ में रख सकते हो, बट इसमें एक मेन मोटिव ये आता है कि आपका कौन सा सी एस एस है जो मेन है, मतलब प्रेफरेंस कैसा है, कौन सा मेन है, वो मेन है, आपको कब यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए कमेंट किए थे, इसको मैंने इसलिए ही रखा हुआ था यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अब भी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने बाहर से लिंक किया हुआ है इसको, एक्सटर्नल यूज़ कर रहा है। बट जैसे ही आप इसको स्टाइल वाले टैग को अनहाइड करोगे ना, मतलब कमेंट से हटाओ, कमेंट से हटा रहा हूँ, जैसे आप स्टाइल टैग लिखोगे, मैं यानी कि आपका सी एस एस तो आ रहा है वहाँ से, आपने बॉडी का कलर दिया हुआ है यहाँ पे, बट आपने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल के अंदर सेम उसी एलिमेंट को आपने बॉडी कलर आपने क्या किया, ब्राउन कर दिया, चेंज कर दिया कलर, सेव किया आपने। तो आप यहाँ देखोगे आपका ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, आपका ब्राउन कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मेन सोर्स ब्राउज़र जो चेक करता है वो आपके जो फाइल है उसके अंदर ही जो आपने स्टाइल टैग के अंदर जो दिया है उसी को चेक करता है, एक्सटर्नल नहीं लेगा, वो इंटरनल लेगा। ठीक है, ये चीज़ मेन है। जब आपने इंटरनल दे दिया तो वो एक्सटर्नल को छोड़ के इंटरनल लेना शुरू कर देगा, आपका एक्सटर्नल छोड़ देगा, उसको ओवरराइड कर देगा। और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करोगे, आप चेक करोगे यहाँ पे तो बॉडी लोगे तो यहाँ देखो, जो यहाँ पे ये कट कर रहा है इसको, स्टाइल डॉट सी एस एस में आ रहा है वो कट कर रहा है, बट जो इंटरनल से आ रहा था, जो आपकी फाइल है इंडेक्स डॉट एस्टमल, इंटरनल से आ रहा था। ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, इंडेक्स डॉट एस्टमल एस्टमल के अंदर से आ रहा है, इट्स मीन फाइल का नाम से पता लग जाएगा आपको कहाँ से आ रही है। ठीक है, वो इट्स मीन ये है कि इंटरनल है। ठीक है, यहाँ से इंटरनल आ रहा है। ठीक है, और जो आपका इनलाइन टैग है उसके बारे में भी आगे लग जाएगा पता। ठीक है, तो ये इसके बाद इसने मेन प्रेफरेंस इसको दिया कि ये कलर मेन है। ठीक है, अब वो कलर कौन सा उठाएगा, स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, पर इसके बाद भी एक और चीज़ आती है, मैं यहाँ से बॉडी हटा देता हूँ। ठीक है, ये बॉडी की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, और बॉडी मतलब दोबारा से अनकमेंट कर दिया, और मैंने इसको वॉलेट किया हुआ था, ब्लू वॉलेट किया हुआ था, इसको कलर दिया हुआ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा
आप यहाँ देखो वॉलेट कलर हो गया, ब्राउन से भी हट गया, बट मेरे यहाँ पे CSS में ये कलर भी मेंशन है, ये कलर भी मेंशन है बॉडी के लिए, और ये कलर भी मेंशन है बॉडी के लिए, ठीक है। पर मेनली अब लास्ट में ये होगा कि टैग वाला उठाएगा, जो आपका इनलाइन CSS है वो उठाएगा। तो आपको लग गया पता कि सबसे मेन जो होता है, हम वैसे जो जितना भी CSS लिखते हैं एक्सटर्नल CSS में लिखते हैं, बट हमें मान लो कि एक्सटर्नल CSS के बाद हमें उसी फाइल में चेंज करना है, अलग अलग फाइल है, ठीक है, और एक फाइल में हमें उसमें उस जगह जाना है, वहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। हमने चेंज किया तो उसके लिए हम स्टाइल यूज़ कर लेंगे वहाँ पे ऊपर, ठीक है, स्टाइल टैग यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा वो मेन बन गया। अब वहाँ पे क्या है, दोनों जगह पे एक जगह पे कलर हमारा CSS एक्सटर्नल CSS से आ रहा है, और एक कलर जो हमारा आ रहा है उसको ओवरराइड कर रहा है, और वो टैग्स मतलब वहाँ से जो टैग है हमारा स्टाइल टैग है वहाँ से ले रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को सेम वही चीज़ है, ये सेम ही एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट को मेरे को दूसरा एलिमेंट है बट उसको मेरे को चेंज करना है, ठीक है, और मेरे को पहले वाले को अलग उसी कलर में दिखाना है जैसे पहले अभी मैंने स्टाइल टैग में दिखाया था। बट उसके बाद जो नीचे वाला जो टैग है उसको, मतलब नीचे वाला टैग मतलब उसके बाद जो मैंने टैग लिया है उसको मैंने अलग कलर में दिखाना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हो स्टाइल का, बट ये प्रॉपर वे नहीं है, मतलब मेनली बता रहा हूँ कि मेनली क्या है। उसके बाद क्या करेगा ये, आपका जो एक्सटर्नल है उसको भी ओवरराइड कर देगा, आपको जो इंटरनल है जो आपने स्टाइल टैग में दिया उसको भी ओवरराइड कर देगा, और जो इनलाइन है वो आपको दे देगा। मीन आप जब भी इनलाइन लगाओगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इनलाइन लगाओगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। देखो दोनों को ही ओवरराइड कर दिया इसने और इनलाइन ले लिया, ठीक है। और इनलाइन जब लोगे तो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है एलिमेंट डॉट स्टाइल, तो इस बेस में आपको लग जाएगा पता, यहाँ पे देख के लग जाएगा आपको पता कि ये जो CSS है वो इनलाइन आ रहा है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे मेथड भी बता दिए कैसे कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा एक्सटर्नल से आ रहा है, कौन सा इंटरनल से आ रहा है, और कौन सा इनलाइन से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीनों का पता लग जाएगा आपको, ठीक है, कोड में। और ये चीज़ है कि आपको मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप अगर टैग इनलाइन टैग में अगर आप CSS लिख रहे हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अब आप एक्सटर्नल से चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं होगा चेंज, उसकी प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी आपने प्रोवाइड की हुई है वहाँ पे इन लाइन में, तो वो चेंज नहीं होगी। सेम वैसे ही आपके स्टाइल में ही आ जाएगा, वो चेंज नहीं होगी। स्टाइल में नहीं होगी चेंज, पर इन लाइन में करवा दोगे चेंज उसको, तो वो स्टाइल को ओवर करके इन लाइन में कर देगा, ठीक है। बट इसके बाद आप उसमें नहीं करवा सकते चेंज, वो ओवरराइड करके वो जो टैग है इनलाइन वाला है उसी को लेगा, ठीक है। मे भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि क्या काम करता है, कैसे कैसे ये मतलब CSS हमारे अलग अलग होते हैं, किस किस चीज़ के लिए होते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। मेनली हम सभी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हम इनलाइन स्टाइल ज़्यादातर यूज़ तभी करते हैं अपने जब बैक एंड के थ्रू हमें कुछ करवाना हो वैल्यू प्रोवाइड, ठीक है, तो हम इनलाइन स्टाइल तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इनलाइन स्टाइल यूज़ नहीं करते। हम यूज़ स्टाइल टैग का हम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद कि हमें ओवरराइड करवाना है जो हमें पीछे से आ रहा है एक्सटर्नल से, ओवरराइड करवाना है अलग UI के लिए, वहाँ पे हम स्टाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उस फाइल के लिए। तो उस टाइम पे ये जो चीज़ें वो काम आती है, ठीक है। तो ये था हमारा कि इनलाइन टैग आ गया, इनलाइन टैग के बारे में बता दिया, CSS के बारे में आपको मैंने, ठीक है। इंटरनल CSS के बारे में बता दिया, इंटरनल CSS हमारा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, इंटरनल CSS उसी HTML फाइल के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल के बारे में बता दिया कि एक्सटर्नल हमारा फाइल ऐसे लगता है, ठीक है। अब मैं इंटरनल फाइल्स को जो है रिमूव कर रहा हूँ, एक तो इनलाइन को रिमूव कर दूँगा यहाँ से, और साथ में स्टाइल टैग को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। जो भी हम CSS लिखेंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर ही लिखेंगे, यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल फाइल के अंदर ही लिखेंगे, और ये चीज़ है कि हमें एक्सटर्नल फाइल के अंदर ही लिखना है, ठीक है। रीज़न आपको लग गया, सेव कर लेंगे इसको, ठीक है, और हमारा ब्लैक हो जाएगा फिर से, और बाकी ओवरराइट नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास JS, ठीक है। तो JS के लिए सबसे पहले फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप JS के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ देता हूँ मेन, तो फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, फाइल के नाम के कोई इशू नहीं है, बट आपको लिंक करना है फाइल का नाम, ठीक है, main.js, ठीक है। मैंने मेन इसलिए किया, मैंने मेन इसलिए रखा क्योंकि मेन फाइल है, जितना भी JS होगा यहाँ पे, तो हमारा मेन JS यहाँ पे, ठीक है। तो main.js फाइल बनाया और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। JS में अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं JS बाद में आगे करवाऊँगा, पहले हम HTML करेंगे, CSS करेंगे, उसके बाद JS करेंगे, क्योंकि JS तभी कर पाएंगे हम जब हमारा UI रेडी होगा और उसका डिज़ाइन वगैरह रेडी होगा, तब भी हम देख कर उसको करवाएंगे, तो करेंगे तभी हमें उसका इफेक्ट वगैरह जो है पता लगेगा, अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो JS उस टाइम की बात है, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ JS फाइल को लिंक कैसे करते हैं। हमें JS लिखना है, और JS के लिए हमारे पास आता है स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हम करेंगे स्क्रिप्ट का यूज़, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया।
आप इसको हेड टैग में भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी टैग में भी यूज़ कर सकते हो, दोनों जगह भी यूज़ कर सकते हो। बट मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, आप एज अ वेब डिज़ाइनर हो, ठीक है। डेवलपर जो है वो स्क्रिप्ट को ऊपर भी डाल देते हैं, हेड में भी डाल देते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ, डेवलपर हेड में डाल देते हैं, बट आप वेब डिज़ाइनर हो तो आप जब थीम बनाओगे तो आप बनाओगे तो क्या करोगे, थीम के लिए आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट का यूज़ जो है बॉडी के अंदर करोगे, बॉडी के अंदर करोगे, लास्ट में ही रहेगा। बाकी टैग्स जो है आपके ऊपर आएंगे, यहाँ पे जितने टैग्स ऊपर आएंगे ये लास्ट में ही रहेगा। इसको नहीं हटाना है यहाँ से, ये लास्ट में ही रहेगा, बॉडी के एंड में ही रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी टैग एंड हो रहा है इसके ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए एट्रीब्यूट आता है एस आर सी। एस आर सी का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। कौन सा सोर्स दे रहे हो उसको, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट में यहाँ पे सोर्स यूज़ होता है, और स्टाइल शीट के लिए यहाँ पे एचरीफ यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे फाइल लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्टली फाइल लिंक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट फाइल लिंक करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये लिंक हमारा। जो जेएस है वो यहाँ, ये जो फाइल है हमारी डायरेक्टली यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अभी जेएस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि आपको डायरेक्टली ऐसे आना है, ऐसे मतलब यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब इसमें क्या है आपका, इसमें ये है कि इसमें भी सेम वही चीज़ रहती है आपकी कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बन गया, और एक इंटरनल जेएस होता है। इंटरनल जेएस होता है वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब किस टैग में लिखा जाता है वो भी सेम इसी में, सोर्स में ही इसमें ही लिखा जाता है, स्क्रिप्ट टैग में ही लिखा जाता है, ठीक है। बट ये एक्सटर्नल है वो इंटरनल है, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारा बॉडी के अंदर है, ठीक है। और सेम अगर आपको कभी भी स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो ओवरराइड ना हो, जो आप मेन फाइल में डाल रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे बॉटम में डाल स्क्रिप्ट को, ठीक है। और इसके बाद इस टैग के अंदर जो बाकी का जावा स्क्रिप्ट है उसको आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी स्क्रिप्ट लिखने की यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो ये था स्क्रिप्ट का। तो मे बी शायद मे बी आज का वीडियो इनफ है इतना, कि आपको मैंने एचटीएमएल के बारे में बताया, एचटीएमएल टैग्स बताया कुछ, ठीक है। सीएसएस के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। और आपको मैंने बताया जा जावास्क्रिप्ट के बारे में कि आपको फाइल कैसे लिंक करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इस फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फाइल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। और इसी पे क्योंकि टोटली ब्लैंक है तो मैं नया फाइल बना के अपना सिस्टम इतना हैवी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, हम कुछ एलिमेंट लेंगे उसको सी एस एस देंगे और सीखेंगे कि हमारे जो सी एस एस के सिलेक्टर हैं वो क्या होते हैं, सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ और सी एस एस की वैल्यू, ठीक है। सी एस एस में बाकी की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। सी एस एस में हम क्या क्या चीज़ें हैं हमारी वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद जैसे हम वो चीज़ देखते हैं उसके बाद हम सी एस एस के फ्रेमवर्क्स देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आने वाला है हम फ्रेमवर्क का देखेंगे, साथ साथ में हम देखेंगे सी एस एस के बारे में, ठीक है। तो सी एस एस के सिलेक्टर वगैरह के बारे में देखेंगे। आज के लिए वीडियो इनफ है। थैंक यू।